Good evening, good evening. Wait. Good evening, good evening. सॉरी, आज के सेटअप के कारण थोड़ा सा आप लोग को वेट करना पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है? आप लोग को क्लियर दिख रहा है? थोड़ी सी प्रॉब्लम तो अभी भी लगता है। स्क्रीन क्लियर आ रहा है कि कोई इशू आ रहा है आप लोग को? स्क्रीन में कोई इशू तो नहीं आ रहा है? दिख रहा है आप लोग को? ठीक है,
वही व्यवसाय। चलिए, बोर्ड पूरा नहीं आ रहा है। अच्छा, तो इधर से अगर लिखे हैं आपको तो भी नहीं दिखेगा। एक मिनट वेट करिए तो फिर। दो मिनट वेट करिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके। थोड़ा सा न्यू क्लास सेटअप हुआ है ना, इसके वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो बस 2 मिनट, 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है।
अब क्लियर है, बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। मेरी आवाज जा रही है आप लोग तक? ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ी सेटअप के कारण ऐसा हो गया। अच्छा, स्क्रीन पे कुछ दिक्कत तो नहीं आ रहा है आप लोग को? कहीं लाइट फ्लैक्चुएट तो नहीं कर रहा है? ऐसा हो रहा है क्या? मेरी आवाज जा रही है आप लोग तक? ठीक है। वो अब लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है। कल तो मैंने चेक किया था, कल सारा सिस्टम ठीक था। आज भर थोड़ा सिस्टम है, आज भर थोड़ा सा क्लास कर लीजिए, क्योंकि अब कल तो ठीक दिख रहा था। पता नहीं आज से फिर सेटअप किया हूँ, तो शायद सेटअप की वजह से ऐसा हुआ है। तो थोड़ा सा उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ, अगर 2-3 मिनट रुके तो ठीक है, नहीं हो तो फिर आज भर क्लास कर लीजिए। कल से हम लोग करेंगे, तो कल से आपकी क्लास क्लियर वे में होगी, ठीक है। तो कल उसके पहले एक दिन पहले जो मैंने पढ़ाया था आपको परसों, तो ताम्र पाषाण के बारे में क्लियरली पढ़ा दिया था, ठीक है। अब बचा हुआ था जो आपका ताम्र पाषाण संस्कृति में कुछ बचा हुआ था। जो कल्चर मैंने बताया था, सोहन संस्कृति, आहार संस्कृति, जोरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, नेवासा, दैमाबाद, ये सब जो बताया था, उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, वेस्ट बंगाल हो गया। अब वेस्ट बंगाल के बाद हम लोग चलेंगे, वेस्ट बंगाल के बाद हम लोग चलेंगे आपका जो संस्कृति आपका मेन है ताम्रपाषाण कालीन। तो ताम्रपाषाण कालीन में जो आपको बताना है वो सबसे पहले है आहार संस्कृति के बारे में। बताइए आप लोग में से बताइए, कोई कुछ पढ़ के आए हैं आप? आहार संस्कृति के बारे में अगर मैं बोलूं आपसे कि आहार संस्कृति के बारे में बताएं, तो कोई बता सकता है क्या?
जी बताइए, आप लोग में से कोई? आहार संस्कृति के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, कोई बता सकता है क्या? कोई नहीं। अच्छा, बनास संस्कृति के बारे में बताया था आप लोग को कि बनास संस्कृति कहाँ है? बनास संस्कृति कहाँ मिला था हम लोग को? उस दिन पढ़ाया तो था आप लोग को। और बनास संस्कृति के बारे में अगर कहें, नहीं, उस दिन नहीं बताया था आप लोग को। उस दिन बताया तो था, आहार या बनास संस्कृति जो है वो राजस्थान में आपको बताया था। ये राजस्थान का इलाका अगर है, राजस्थान में नहीं बताया था? राजस्थान में बताया तो था कि ये जो आपका राजस्थान का इलाका है, दक्षिण दक्षिण पूर्व का इलाका, साउथ ईस्ट, राजस्थान में भी कहा, राजस्थान में साउथ ईस्ट का इलाका, इसमें मैंने बताया था आपको बनास संस्कृति, बनास संस्कृति के बारे में। तो बनास जो कहा जाता है कि बनास घाटी, तो बनास घाटी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ताम्रपाषाण संस्कृति में बनास संस्कृति के बारे में। बनास को आहार भी कहा जाता है, तो बनास संस्कृति को एक प्रकार से बनास संस्कृति या आहार संस्कृति, या आहार संस्कृति, ठीक है। दिख नहीं रहा है? दिख तो रहा है, क्या दिक्कत है? दिख नहीं रहा आपको? कोई दिक्कत है क्या? तो चल रहा है, सबको दिख तो रहा है। मैंने आपको बोला कि राजस्थान में हम लोगों ने देखा था, पिछली बार भी मैंने बताया था आपको कि राजस्थान के साउथ ईस्ट इलाका, जो दक्षिण पूर्व का इलाका कहा जाता है राजस्थान का, तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व इलाका जो कि बनास घाटी के नाम से जाना जाता है, तो बनास घाटी में जो आपका जगह, एक प्रकार से वहां से जो औजार मिले हैं, साथ जो तांबे और पत्थर को मिला करके बनाया गया है, उसके बेस पे, और वहां जिस प्रकार का बर्तन यूज किया गया है उस बेस पे, वहां हिस्टोरियन ने या आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको एक अलग नाम दिया है, एक अलग संस्कृति का नाम दिया है। वो संस्कृति आपका बनास संस्कृति या आहार संस्कृति के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्लियर है?
तो इसी संस्कृति में हम जानेंगे कि इसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो ये कहा जाता है बनास संस्कृति जो है वो बनास नदी पे बनास नदी पे बसा हुआ था, बनास नदी पे, ठीक है। तो बनास नदी पे बसा हुआ है, बनास घाटी में एक प्रकार से है, इसलिए इस संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से कहा जाता है, ठीक है। बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं मूलतः ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ताम्रपाषाण के, सॉरी अच्छा उधर जा रहा है, बनास घाटी, हाँ। ताम्रपाषाण कालीन ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, ठीक है। तो ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैंने उस दिन भी बताया था आपको, क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? क्षार आहार कल्चर में स्टोन एक्सेस ब्लेड बिल्कुल भी यूज नहीं हुए थे। आहार कल्चर में स्टोन एक्सेस ब्लेड बिल्कुल भी यूज नहीं हुए थे क्या? अच्छा, मैं आपको बताया तो नहीं, डायरेक्टली आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको मैंने ताम्रपाषाण में बताया, ताम्रपाषाण के बारे में आपको बताया था कि तांबा और पाषाण, ठीक है। तो तांबा और पाषाण को मिला करके एक प्रकार से ताम्रपाषाण काल में हथियार बनाया गया था। तो जो हथियार पहले से चला आ रहा था, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उसको छोड़ दिया गया था। उसमें सिर्फ क्या किया गया था, एक तो आप समझिए, एक बात, एक नॉर्मल सी बात समझिए कि जो राजस्थान का इलाका जो कहा जाता है कि साउथ ईस्ट राजस्थान में खेतड़ी अंचल है। तो खेतड़ी जो है वो आपका राजस्थान में तांबे के लिए जाना जाता है, तो तांबा का खान है। तो वहां इनको जो ताम्रपाषाण काल, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो नव पाषाण काल के लोग थे वही आगे बढ़े, और वही आगे बढ़े। जब कहा जाता है कि ये राजस्थान के इलाका में जब वो लगातार स्टोन का यूज कर रहे थे, तो स्टोन के साथ साथ उनको एक ऐसा धातु मिल गया कि उनको लगा कि इस धातु का अगर इस्तेमाल किया जाए उस पत्थर के औजार में मिला करके, तो वो औजार और बेहतर तरीके से काम कर सकता है। तो जो एक प्रकार से आपकी नवपाषाण काल में जो हथियार चला आ रहा था, जैसे ब्लेड हो गया, हैंड एक्स हो गया, ये सब जो पूरा हथियार चला आ रहा था ना, बस उसी में उन्होंने क्या किया ना कि तांबे को मिला करके जैसे कोई हथियार है। आप ये देखिए, आपको मैंने हस्त कुठार के बारे में बताया था, हस्त कुठार, ऐसे था, ठीक है। ये मेनली होता है, ठीक है। इस पे सल्क निकाला गया है, इधर से सल्क निकाला गया, जो फ्लेक्स होता है फ्लेक्स निकाला गया, ऐसे ऐसे करके इसको क्या किया गया, इसको बना दिया। अब एक हथियार है, ये तो पाषाण का मतलब स्टोन का है ही, वो तो लगातार चला ही आ रहा था। इसमें उन्होंने क्या किया कि जो हैंडल वगैरह बनाया वो कहीं ना कहीं किस चीज का बनाया, तांबे का बना दिया। या ये जो नुकीला वाला है उसमें जो है तांबा फिट कर दिया, ठीक है। तो अब इसी हथियार को यूज करके और ज्यादा बेटर तरीके से वो अपना काम कर सकते थे। जैसे आपने देखा होगा कि जो सेविंग वगैरह जो नाई करते हैं तो उसमें ज्यादातर आपको मिलेगा कि एक ब्लेड होता है, ठीक है, एक ब्लेड। तो फ्लेक्स के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं।
अभी ब्लेड के साथ साथ ये धातु है, ठीक है। तो मान के चलिए ब्लेड है पत्थर का, अब वो पत्थर का ब्लेड है, अब इसको जो है धातु का उसको हैंडल लगा दिया, या ब्लेड को ही धातु का बना दिया और पत्थर का हैंडल वगैरह लगा दिया। तो इस प्रकार से कहा गया कि जो हथियार बनाया जाता था तो वही हथियार जो पहले से चला आ रहा था, जो स्टोन का बनाते थे, उसी स्टोन के औजार में उन्होंने तांबे को मिला करके औजार बनाना शुरू किया। बस ये डिफरेंस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो पहले से मतलब स्टोन जो चला आ रहा था उसको उन्होंने फेंक दिया, नहीं। ये ताम्र पाषाण आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि दो शब्द मैंने इसके पहले भी, आप अगर क्लास अटेंड आपने किया है तो उसमें भी मैंने बताया था कि ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति इसीलिए कहा गया क्योंकि इस टाइम में तांबे और पत्थर इन दोनों को मिला करके हथियार बनाना शुरू किया गया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं जो शुरू से पत्थर, एक प्रकार से पत्थर का जो औजार बना रहे थे वो तो औजार चला ही आ रहा था, उसी में उन्होंने एक एडवांस टेक्नोलॉजी क्या कर दिया कि भाई उनको मिल गया एक प्रकार से राजस्थान के एक इलाका जो खेतड़ी अंचल के नाम से फेमस। खेतड़ी अंचल आपको पूरी तांबे के खाने के रूप, तांबे का जो खान होता है उसके लिए जाना जाता है। तो उनको एक खान ही तांबे का मिल गया, तो उन्होंने कहा कि अगर ये मिला है, हम इसको अगर यूज करें हथियार बनाने में तो हमारी जो पत्थर की औजार है वो औजार और शार्प हो जाएगा और बेटर हो जाएगा। उसके मदद से हम अपना जो लाइफ स्टाइल है, हम जो जिन चीजों के, जैसे पेड़ काटना हो, तो पेड़ अगर काटना हो तो अगर उसमें पेड़ काटने में अगर सिर्फ पत्थर से पत्थर का धार बना के काट रहे हैं तो उससे दिक्कत हो रहा है। तो ऐसा क्यों ना करें कि जो पत्थर का वो है उसमें हम उसमें क्या करें कि जो तांबा है उसको हैंडल लगा दे, या तांबा को एक प्रकार से औजार बना दे और उसमें जो है दो तरफ से उसको पत्थर फिट कर दे, आगे से और पीछे से, और उसको जो है बना करके मारे तो वो जल्दी एक प्रकार से कटना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आपका कहा जाता है ताम्र पाषाण काल में कि जो पहले से पत्थर के औजार चले आ रहे थे बस उसमें उन्होंने एड ऑन कर दिया तांबे का। तो इसीलिए दोनों चीज का मिश्रण हो गया, तांबे का भी और पाषाण का भी, स्टोन का भी। इसलिए आपको कहा गया उस काल के जितने भी औजार मिले हैं वो ज्यादातर औजार जो है वो तांबे और पाषाण दोनों, तांबे और पत्थर दोनों को मिला करके बना। इसी बेस पे तो पूरा ताम्र पाषाण नाम रखा गया। तो क्लियर है तांबा और पाषाण, ठीक है। तो ये ताम्र पाषाण उस दिन मैंने बताया था, तो ताम्र पाषाण हो गया। अब इसके लिए मैंने बताया था कि ताम्र पाषाण एक प्रकार से जो संस्कृति था, तो उस ताम्र पाषाण संस्कृति का स्थल कौन कौन सा था, तो मैंने आपको हर अलग अलग जगह पे बताया था और लिखवाया भी था। राजस्थान बताया था, उत्तर प्रदेश बताया था, और कौन सा इलाका बताया था, महाराष्ट्र का इलाका बताया था। तो इन सब जगहों पर देखिएगा कि अलग अलग जगहों पर एक प्रकार से जहां जहां पर भारत, ये जो भारत का इलाका है, जिन जिन इलाकों में मान के चलिए राजस्थान है, तो राजस्थान में जिन जिन लोगों ने पत्थर के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल करना शुरू किया, मिलाकर के हथियार बनाना शुरू किया, तो उस जगह के लोगों को किस नाम दिया, क्या नाम दिया गया, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग, ठीक है। क्यों, क्योंकि तांबे और पाषाण को मिला करके उन्होंने हथियार बनाना सीख लिया था और उसी तांबे और पाषाण के औजार को, तांबे और पाषाण को मिला करके वो औजार बना करके अपनी लाइफ स्टाइल बढ़ा रहे थे, अपना डेवलपमेंट जो है वो कर रहे थे, ठीक है, अपना काम कर रहे थे। तो इसीलिए आप देखिएगा कि भारत के जिस भी इलाका में, चाहे राजस्थान का इलाका हो, चाहे उत्तर प्रदेश का इलाका हो, चाहे बिहार का इलाका हो, चाहे महाराष्ट्र का इलाका हो, तो जिन जिन जगहों पर आर्कियोलॉजिस्ट को या हिस्टोरियन को ये मिला है कि कहीं ना कहीं जहां जहां भी मिला है उनको तांबे और पाषाण एक साथ मिश्रित हुआ औजार, उस जगह को क्या कहा गया, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। अब उस संस्कृति में ही आपका बनास संस्कृति या आहार संस्कृति आता है। बनास संस्कृति को ही
राजस्थान में, महाराष्ट्र में, यूपी बिहार में, पश्चिम बंगाल में। हाँ, वेस्ट बंगाल में भी बताया था। वेस्ट बंगाल में मैंने 2 जगह का नाम बताया था, ठीक है, पांडु राजा ढीबी और एक और नाम बताया था, 2 नाम बताया था। तो शायद अगर जिन्होंने पिछला क्लास नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जब भी कोई क्लास छोड़ें तो उसके एक दिन पहले का जो क्लास हुआ हो वो वीडियो कम से कम देख ले। सेम वही क्लास रहता है, हम उसमें कुछ नहीं करते। ये क्लास जैसे ही खत्म होगा, इस क्लास का रिकॉर्डिंग आपके पास, जैसे हम क्लास ले रहे हैं वही चीज आपके पास वहां चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगला बार नेक्स्ट टाइम क्लास करिएगा तो क्लास करने के पहले एक क्लास जो हुआ होगा वो जरूर से देख लीजिएगा, तो उससे आपके लिए बेटर होगा, ताकि आगे जो मैं पढ़ाऊंगा वो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। हम अपने लाभ के लिए नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, पढ़ना आपको है, आप चाहे ऐसे पढ़िए चाहे वैसे पढ़िए, लेकिन वही है कि अगर पढ़ के आएंगे तो मैं आगे जल्दी जल्दी बढ़ूंगा ना, ठीक है। तो बनास संस्कृति के बारे में मैं बता रहा था आपको। तो राजस्थान का जो दक्षिण पूर्व कहा जाता है, वेस्ट बंगाल में महिषदल, हाँ, महिषदल और पांडुरजा ढीबी, ठीक है, थैंक यू। तो ये हम बात कर रहे थे, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जो एक बढ़िया एक फर्स्ट कल्चर आता है आपका ताम्र पाषाणिक संस्कृति में, सबसे पहला कल्चर, उसका नाम है बनास संस्कृति या आहार संस्कृति, जो कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान के, ये राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है, दक्षिण पूर्व में। और ये है किस नदी पे, तो बनास नदी पे, ठीक है, बनास नदी पे, बनास नदी पे स्थित है। बनास घाटी में, तो इसलिए यहाँ पे जो बस्ती मिली है और यहाँ पे जो औजार मिले हैं और यहाँ पर जो इनके द्वारा जो एक प्रकार से बर्तन यूज किया गया है, तो उसी बेस पे इसको बनास संस्कृति एक प्रकार से नाम दिया गया, ठीक है। अब बनास संस्कृति की विशेषता क्या है, इसमें लिख लीजिए। ये कहा जाता है कि सफेद रैखिक आपका जो है, इसमें जो मेन है, हाँ बताइए, शार आहार एवं, हाँ, आहार संस्कृति एवं गुलुन संस्कृति सब इसी में आता है आपका, ठीक है। राजस्थान में ही आपका आहार है, गिलुंद है, और आपको क्या बताया, बनास संस्कृति। तो आहार में ही सारा है, ठीक है, आहार बनास में ही। सर आहार को पुरानिक नाम तामवती भी था ना, हाँ, अभी पढ़ाऊंगा। ताम्रवती क्यों कहा जाता है, आप बताइए। पढ़ाने तो दीजिए, आराम से धैर्य से चलो, आगे बढ़ूंगा तभी तो बताऊंगा, ठीक है, बताऊं। तो इस समय जो मिला है हम लोग को बनास संस्कृति में, तो बनास संस्कृति में लिख लीजिए, ताम्रवती क्यों कहा जाता है, माही बताओ, माही राय बताइए, ताम्रवती क्यों कहा जाता है भाई। इस संस्कृति को बनास नदी, बनास संस्कृति, आहार संस्कृति को कहा जाता है, हाँ माई बताइए। जी माही बताइए। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। सर ताम्रवती द प्लेस ऑफ पोजेसिंग कॉपर, क्योंकि यहाँ पे कॉपर ज्यादा पोजेस होता था, ठीक इसीलिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, यही मैं जानना चाह रहा था आपसे, ठीक है, थैंक यू, अच्छा बताया आपने। तो माही ने सही बताया कि ताम्रवती उसको कहा जाता था। तो मैं आपको अभी जो राजस्थान के खेतड़ी अंचल में बताया कि खेतड़ी अंचल में तांबे की खान था, ठीक है, जो कॉपर की जो माइनिंग्स कही जाती है, माइंस जो कहा जाता है, तो कॉपर की माइंस जो है राजस्थान के साउथ ईस्ट इलाका में था। तो वहां जो पूरा तांबे का खान था, उसके वजह से उसको ताम्रवती भी कहा गया। अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो बनास संस्कृति में जो जो विशेषता है उसके बारे में मैं बताऊं,
तो ये कहा जाता है बर्तन के बारे में सबसे पहले कि काले एवं लाल मृदु भांड यहां मिला था। काले एवं लाल मृदु भांड, ठीक है। ब्लैक एंड रेड वेयर, जिसको कहा जाता है ब्लैक एंड रेड, ठीक है। तो ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है कि ये इस संस्कृति की, बनास संस्कृति की अपनी विशेषता थी। इसमें कहा जाता है कि अगर कोई बर्तन आपको मिला है, अगर कोई बर्तन ऐसा मिला है, तो इसमें कहा जाता है कि सफेद रैखिक चित्र बनाया गया था। सफेद रैखिक चित्र, एक लाइन में ऐसे ऐसे आप देखिएगा तो सफेद लाइन, तो इसकी विशेषता है इस जगह की, बनास घाटी में जो जितने बर्तन मिली है वो बर्तन अपने आप में यूनिक है, जो किसी भी अन्य संस्कृति से नहीं मिलता है, ठीक है। किसी भी अन्य संस्कृति से नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इस राजस्थान के इलाका में जो बनास नदी के पास जो लोग रह रहे थे, उन्होंने अपने तरीके से एक जो बर्तन बनाया था, जो कहा जाता है कि जब उन्होंने बर्तन बनाया तो काले लाल पॉलिश कर दिया और उसमें सफेद एक रैखिक जो है वो लाइन भी बहुत सुंदर बनाया था, ठीक है। तो उसमें ये बताया जाता है कि अगर आहाड़ संस्कृति या बनास संस्कृति के बारे में अगर हम बात करें, तो बनास संस्कृति की ये बर्तन जो है उसकी मूल विशेषता है काले एवं लाल मृदु भांड, एक रैखिक या सफेद लाइन उस पे बनाया गया था, ठीक है। अब इसमें कहा जाता है, इसमें ज्यादातर जो कहा जाता है, एक मेनली जो औजार हम लोग को मिला है वो मेनली तांबे का औजार मिला है, ज्यादातर तांबे का औजार। तांबे का औजार और तांबे का औजार, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ फसल जो इस यहाँ के लोग जो तांबे का औजार जो मिला है, तो तांबे का औजार मिलने की वजह से भी आप तांबोवती कह सकते हैं इसको, इसका नाम भी दिया गया है तांबोवती। तांबोवती क्यों? राजस्थान के खेतड़ी, खेतड़ी नामक स्थल पे तांबे की खान, तांबे की खान मिली है, ठीक है। तांबवती जो है, तांबवती खेतड़ी नामक स्थल है जहां से तांबे की खान मिली है। तो तांबवती संस्कृति को, बनास संस्कृति को इसलिए कहा गया कि जो औजार एक प्रकार से मिला है वो ज्यादातर मेनली जो औजार है वो तांबे की औजार है। और तांबे की औजार कहाँ नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है, अच्छा। हाँ अंजलि बताइए, अंजलि बताइए, कुछ बोलना चाह रही हैं आप? सर आप ना वो नीचे लिख रहे हैं तो नीचे वाला स्क्रीन अच्छा वो कोई ढंग से बात नहीं नहीं, आ रहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, ठीक है। है। ओके सर। तो तांबे का जो औजार मिला है तो तांबवती इसका नाम दिया गया, ठीक है, तांबवती, ठीक है। तो तांबे का औजार एक प्रकार से तांबवती इसलिए कहा गया आपको आगे चल करके कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, मूलतः जो कहा जाता है कि खेतड़ी अंचल था, राजस्थान के इलाका में खेतड़ी अंचल नामक स्थान है, वो खान के लिए, पूरा तांबे की खान के लिए फेमस है,
खेतड़ी अंचल, खेतड़ी अंचल, अंचल वही डिस्ट्रिक्ट हो गया। खेतड़ी अंचल, तांबे की खान। अब ये देखिए तांबे की खान के कारण कितना कितना प्रभाव पड़ रहा है। तांबे की खान के कारण कितना प्रभाव पड़ रहा है। अगर राजस्थान में खेतड़ी में अगर तांबा नहीं मिलता तो क्या आपको लगता है कि बनास संस्कृति के लोग तांबे का इस्तेमाल कर पाते हैं? वो तो ज्यादातर किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? कहीं ना कहीं वो ज्यादातर इस्तेमाल आपको जो पाषाण है, जो पत्थर स्टोन है, उसी का पत्थर बना करके करते हैं, उसी का औजार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि राजस्थान में खेतड़ी में तांबे की खान है, तो वहां से उन्होंने निकाला खान से, और वो तांबे को निकाल करके उसे औजार के रूप में इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी औजार मिला है बनास संस्कृति में, वो ज्यादातर औजार, मेनली जो औजार है वो तांबे के। क्यों? इसके पीछे का रीजन आपको तांबे की खान है। तांबे की खान वहां पे नजदीक में मौजूद था, इसलिए उन्होंने ज्यादातर निकाला और निकाल करके फिर उन्होंने उसका पूरा बनाया। ठीक है, तो औजार बनाया। तो इसलिए इसके साथ साथ इसको तांबुवती इसलिए भी नाम दिया गया है क्योंकि तांबे की एक खान थी, जिससे जो है वहां के लोगों ने एक प्रकार से ताम्रपाषाण कालीन लोगों ने तांबे को निकाल करके पूरा औजार बनाया। इसलिए हम लोग को उस टाइम का पूरा जो औजार मिला है वो तांबे का मिला है, इसलिए उसको नाम तांबवती कहा गया। ठीक है, अब ये समय मैंने बताया कि जो लोग उस समय रहते थे राजस्थान के इलाका में, बनास घाटी में, तो वो लोग जो अपना वेयर यूज किया उन्होंने, मतलब कि जो खाना बनाने में जो बर्तन इस्तेमाल किया है वो भी यूनिक था, वो भी मतलब एकदम अलग था। भारत के अन्य जगह के लोग जैसे अलग अलग जगहों पर आपको देखने को मिलता है कि बर्तन जो इस्तेमाल किया तो उसका कलर कुछ और होगा, तो उसी प्रकार से आपको बनास संस्कृति के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, काला काला एवं लाल, काला एवं लाल मृदभांड जो कहा जाता है, ब्लैक एंड रेड वेयर का यूज किया। उसपे वो क्या करते थे, एक सफेद लाइन भी बना देते थे, तो रैखिक लाइन कहा गया कि सफेद लाइन उस बर्तन पे बना देते थे, तो उसकी एक अलग विशेषता हो गई। तो इसलिए कहा गया कि बनास संस्कृति के जो लोग थे उन्होंने एक प्रकार से तांबे का औजार किया, और तांबे का औजार का इस्तेमाल किया, साथ में काला लाल मृदभांड का इस्तेमाल किया, ब्लैक एंड रेड वेयर। एक बात और है कि इस समय के लोगों ने जो जो इस्तेमाल किया था जिन फसलों को, उसके बारे में आप लिख लीजिए। तो इनके बारे में ज्यादातर कहा जाता है कि इन्होंने चावल, ज्वार और बाजरे, तीन चीजों का इस्तेमाल किया था। चावल, ज्वार, बाजरे, बाजरा। ठीक है, तो खाद्यान्न फसल में जो इन्होंने यूज किया था, तो खाद्यान्न फसल में चावल, ज्वार और बाजरा, इन तीन खाद्यान्न का इस्तेमाल बनास संस्कृति में रहने वाले लोगों ने किया था, जिसका प्रमाण हमें बनास घाटी में मिलता है। तो बनास संस्कृति के बारे में क्लियर हो गया। तीन मूल चीज है, एक जो आपका कि यहाँ से आपका काला एवं लाल मृदभांड मिला है, इसके साथ साथ खिचड़ी जो औजार मिली है वो मूलतः तांबे के औजार है, इसलिए तांबवती कहा गया। और जो औजार मिला है वो कहीं और जो वहां एक प्रकार से जो फसल उगाई जाती थी और जो खाद्यान्न यूज किया जाता था, उसमें वो चावल है, ज्वार है और बाजरा है, यही तीन है। ठीक है, तो ये बनास संस्कृति की अपनी विशेषता थी। बनास संस्कृति के अलावा आपको कई दूसरे संस्कृति में ये चीज देखने को नहीं मिलेगा कि ज्यादातर वो तांबे का यूज किया उन्होंने। काला और लाल मृदभांड ज्यादातर है, उनका अपनी विशेषता इस मृदभांड के बेस पे किया जाता है। तो कहीं भी आपसे पूछा जाए कि काले एवं लाल मृदभांड, उसके साथ साथ सफेद रैखिक के बर्तन का इस्तेमाल कौन से संस्कृति के लोगों ने किया है, तो आपको मान के चलिए चार ऑप्शन दे दिया जाए, कहेगा कि नेवासा संस्कृति, दैमाबाद, आहाड़ या मालवा संस्कृति। तो इसमें कौन होगा सही?
कौन सही होगा? आहार या बनास संस्कृति, कौन होगा बताइए? 4 मैंने बताया, नेवासा संस्कृति, दहमाबाद, मालवा, बनास या आहार। जल्दी जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। बनास, ठीक है, तो क्लियर है इसका मतलब। चलिए तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरी संस्कृति है आपको कायथा संस्कृति। बनास बनास बनास, गुड गुड। दीपक, माही, अंजलि, अनमोल, पूजा, दीपक, गिलुंद, आहार बताया ना, आहार गिलुंद संस्कृति या बनास संस्कृति, ठीक है ठीक है। आप देखिएगा कायथा संस्कृति है, तो कायथा संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। तो कायथा संस्कृति में कहा जाता है कि इस संस्कृति की अगर बात की जाए तो ये कायथा संस्कृति जो थी वो कहा जाता है कि कब हुआ है, तो ये बताया जाता है कि ये हड़प्पा सभ्यता के पहले का है, पहले का। फिर वो हड़प्पा सभ्यता के ही समकालीन भी है, समकालीन भी, हड़प्पा सभ्यता के समय का भी, और हड़प्पा के बाद भी ये संस्कृति कायथा जो है वो बरकरार थी, ठीक है। तो ये इस संस्कृति का काल जो है वो ऐसे निर्धारित किया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पहले जो वस्तुएं यूज होती थी, आपको तांबे की और पाषाण को मिला करके हथियार, वो भी मिला है। हड़प्पा सभ्यता में जो चीजें यूज की गई है उस टाइम पीरियड को जो यूज किया गया है वो भी मिला है। और हड़प्पा सभ्यता के बाद, हड़प्पा सभ्यता के बाद की जो संस्कृति की विशेषता है वो भी कहीं ना कहीं कायथा संस्कृति से माना जाता है, कायथा संस्कृति में मिला है। तो इसीलिए कहा जाता है पहले प्राक हड़प्पा, मतलब प्री हड़प्पन पीरियड का ये संस्कृति है। उसके बाद प्री हड़प्पन के साथ साथ कंटेम्पररी हड़प्पन भी है, और कंटेम्पररी के बाद आफ्टर हड़प्पन। तो ये 3 काल से संबंधित है कायथा संस्कृति, कायथा संस्कृति। तो जब भी आपसे पूछे अगर कोई सवाल कि ऐसी कौन सी संस्कृति है जो तीनों काल को दर्शाती है, मतलब कि हड़प्पा के पहले की भी संस्कृति को भी दर्शाता है, हड़प्पा के समकाल भी, और हड़प्पा के बाद भी, प्री हड़प्पन, कंटेम्परेरी हड़प्पन और आपका आफ्टर हड़प्पन या पोस्ट हड़प्पन, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों संस्कृति के बारे में एक ही संस्कृति है जो तीनों टाइम पीरियड में चलती है, ठीक है। तो बस यही है कि हड़प्पा के पहले शुरू हुआ और हड़प्पा में भी चल रहा और हड़प्पा के बाद भी रहा, इसलिए इस संस्कृति को कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता के पहले, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन और हड़प्पा सभ्यता के बाद का ये संस्कृति है। तो तीनों संस्कृति को एक प्रकार से यह जो है वो एक प्रकार से तीनों काल की संस्कृति जो है इसमें कायथा संस्कृति में समाहित है, ठीक है। अब इसमें जो एक प्रकार से कहा जाता है कि एक कुछ पत्थर मिला है, तो उस पत्थर में कहा जाता है कि बहुत कीमती पत्थर का जो माला होता है वो एक बर्तन में रखा हुआ मिला था। तो वो पत्थर का जो नाम है वो स्टेटाइट है, स्टेटाइट।
स्टेटाइट और कार्नेलिस। और कार्नेलिस, सॉरी कार्नेलियन है, यन, कार्नेलियन, कार्नेलियन पत्थर। ये उस टाइम का कहा जाता है कि एस्टेटाइट और कार्नेलियन जो पत्थर है बहुत ही कीमती पत्थर के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो कीमती पत्थर की कहा गया इन दो ये एस्टेटाइट और कार्नेलियन पत्थर की, कार्नेलियन पत्थर की जो कहा जाता है कि गोली का मोती का हार, जैसे हम लोग कहते हैं कि मोती का हार होता है, तो इनके टाइम में ताम्रपाषाणिक संस्कृति में लोग जो पत्थर होता था उसी पत्थर को मोती के रूप में बना करके वो हार बनाते थे। ठीक है, तो उनको, जैसे आप लोगों ने पत्थर की गोली खेला होगा, ऐसे जो अंटा उसको कहते हैं, तो वो गोली जो कहते हैं, तो उसी टाइप का इनके द्वारा कहा गया है कि ये जो कायथा संस्कृति के लोग थे, इन्होंने एस्टेटाइट और कार्नेलियन पत्थर से एक प्रकार से गोली बनाया, छोटा छोटा, और गोली बना करके उसी पत्थर से एक प्रकार से हार बना दिया। तो ये ऐसे ऐसे हार हो गया। तो ये जो हार मिला है, तो ये हार मिला है आपका एस्टेटाइट और कार्नेलियन पत्थर का। ठीक है, जिसके बारे में कहा गया कि बहुत ही महंगा मिलता है, ये पत्थर दोनों बहुत ही महंगी पत्थर है। ठीक है, एक कहा जाता है कि एक पात्र मिला है, बर्तन है, पात्र, पात्र में जमा हुआ हार मिला है। हार मिला है जो किस चीज का है, एस्टेटाइट और कार्नेलियन का। ठीक है, तो ये आपको कायथा संस्कृति में ही देखने को मिलती है। क्लियर है? तो कायथा संस्कृति में हम लोग को जो मिला है, तो इसमें भी आप 3 ध्यान रखिएगा। एक हड़प्पा सभ्यता के पहले, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन, हड़प्पा सभ्यता के बाद, और दूसरा आपका जो है, दूसरा है एस्टेटाइट और कार्नेलियन पत्थर से बना हुआ हार। ठीक है, हार मिला है जो कि एक पात्र में, मतलब बर्तन में जमा हुआ, मतलब रखा हुआ था। ठीक है, वो आर्कियोलॉजिस्ट को हाथ लगा, तब उन्होंने पत्थर को, जब वो हार के पत्थर को जांच किया तो पता चला कि ये पत्थर तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो उस टाइम में बहुत कीमती पत्थर हुआ करता था। वो सामान्य पत्थर नहीं था। अगर सामान्य पत्थर होता तो सामान्य पत्थर से अगर बनाया जाता तो इतना कीमती नहीं होता, लेकिन ये कहीं ना कहीं से आपको मंगाया गया था, या अगर मिलता भी था तो बहुत कम इस प्रकार के पत्थर मिलते थे, इसलिए इस पत्थर को कहा गया बहुत कीमती पत्थर था। तो इसी पत्थर से आपका हार बनाया गया था। तो सोच लीजिए कि उस टाइम के अगर ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग हैं, तो अब जो है वो सिर्फ पत्थर से औजार ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि औजार के साथ साथ हार भी बना रहे हैं। तो आपको मैंने बताया था कि नवपाषाण काल में भी एक महिला को कहा जाता है कि कान का लटकन, जो इयररिंग्स होता है, वो मिला था, बताया था ना। तो इयररिंग्स के बारे में बताया था, तो उसी टाइम में आपको बताया था कि कहीं ना कहीं ब्यूटिफिकेशन जो कहा जाता है कि महिलाओं का, वो कॉन्सेप्ट भी एक प्रकार से नवपाषाण काल में डेवलप हो गया था। तो उसी चीज का आपको नेक्स्ट वर्जन जो मिल रहा है, मतलब उसी में एक प्रकार से आप कह सकते हैं डेवलपमेंट, तो वो हार मिल रहा है। आप अगर हड़प्पा सभ्यता में पढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में विश्वास नहीं करेंगे, अगर वाकई में आप लोग को कहीं देखना हो, कहीं म्यूजियम में अगर मिल जाए हड़प्पा सभ्यता की, जो कही जाती है कि कार्नेलियन वगैरह का जो हार मिला है, वो पत्थर का जो उन्होंने बनाया है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर कि देखने पे मतलब आज भी उसकी चमक इतनी है
कि विश्वास ही नहीं होता है कि इतना सुंदर कोई बना सकता है। कभी अगर आपको नहीं मिले ना, तो कभी एनसीईआरटी खोल के देखिएगा, शायद उसमें होगा, शायद होगा, हाँ शायद है। और अगर आसपास में कहीं आपको अगर म्यूजियम मिले, अगर उस टाइप का, वहां जैसे बीएचयू में आप अगर आइएगा, तो बीएचयू में अगर है, जाएंगे आप, तो बीएचयू की कला भवन है, यहाँ अपना एक प्रकार से इसका जो है अपना म्यूजियम है, ठीक है। उस म्यूजियम में भी आपको वो चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि अपने आसपास के इलाकों में भी अगर देखें म्यूजियम, अगर वहां पे हो तो एक बार देखने का जरूर प्रयास करिएगा। कि हम लोग बोल तो देते हैं कि पत्थर का होगा, तो मतलब पत्थर का तो ऐसे ही बना बना दिया होगा, लेकिन इतना मतलब फाइन, उसमें इतना कलर्ड वगैरह मतलब करके बनाता था कि कैसे बनाते होंगे ये समझ में नहीं आता है। टेक्नोलॉजिकल इतना एडवांस हो गया था हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कि क्या नाम है, हार भी अगर बनाया है तो इतना चिकना, इतना चिकना, और उसके बाद उसकी कलर जो है पत्थर की बहुत सुंदर कलर। मैं तो खुद देखा तो मैं तो खुद ही दंग था। तो ये हार के बारे में कहा जाता है। तो ये हार हो गया। अब तीसरा जो आपका कहा जाता है कि इस टाइम में जो कायथा संस्कृति में, मतलब कि एक हड़प्पा सभ्यता के समकालीन, हड़प्पा सभ्यता के पूर्व, समकालीन और बाद का था। दूसरा स्टेटाइट और कार्नेनिल का पत्थर का हार मिला है। तीसरा कहा जाता है कि यहाँ पर से जो चित्र मिला है वो चॉकलेटी कलर का चित्र मिला है। तो कलर का मतलब जो चित्र, एक प्रकार से आप देखेंगे कि बर्तन वगैरह पे अगर ऐसा है बर्तन, तो ये कहा गया कि अगर बर्तन पे कोई चित्र बना हुआ है, तो वो चित्र के बारे में कहा गया कि ये चॉकलेटी कलर का, चॉकलेटी कलर का, ठीक है। तो चॉकलेटी कलर का आपका जो है वो मिला है, चित्र मिला है। इस संस्कृति के लोगों ने जो चित्र बनाया है उसमें मूलतः जो कलर इस्तेमाल किया है वो चॉकलेटी कलर है, ठीक है। चॉकलेटी कलर, ठीक है, क्लियर है। तो यही तीन है आपका इंफॉर्मेशन इसके बारे में, कायथा संस्कृति के बारे में। तो कायथा संस्कृति के बारे में मूल जो जानकारी है कि कायथा संस्कृति ये तीनों काल से संबंधित है। हड़प्पा के पूर्व भी था, हड़प्पा के समकाल भी था, और हड़प्पा के बाद के भी काल की ये संस्कृति थी। दूसरा आपका जो एक प्रमाण मिला है वो हार का प्रमाण मिला है, बर्तन में जमा हुआ मिला है। वो जब पता किया गया कि ये हार किस चीज का है, तो दो पत्थर एस्टेटाइट और कार्लेनियल का, जो कि काफी कीमती पत्थर था, ठीक है। और कुछ कलर पे जैसे बर्तन है, तो उन बर्तन पे जो चित्र बनाया गया है उसमें जो कलर मूलतः इस्तेमाल किया गया है वो आपका चॉकलेटी कलर है। जैसे मैंने आपको बताया कि बनास, या जो आपका बनास या आहार संस्कृति थी, तो उसमें कौन सा कलर था? उसमें तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं आपका जो मूलतः मिलता है ब्लैक एंड रेड वेयर, काले लाल मृदुभांड। तो उस टाइम में वहां चॉकलेटी कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि चॉकलेटी कलर का कहाँ इस्तेमाल किया गया? कायथा संस्कृति में। तो इस संस्कृति की अपनी जो है ये विशेषता थी, ठीक है, इसकी अपनी विशेषता थी। तो यही आपका कायथा संस्कृति था। अब आते हैं मालवा संस्कृति पे। तो थर्ड में हम देखते हैं मालवा संस्कृति। मिटा दे रहा हूं। तीसरी आपका मालवा संस्कृति।
कायथा, कायथा कौन से स्टेट में है? आप लोग बताइए कि कौन से स्टेट में होना चाहिए कायथा। मैं तो बता दूंगा सब कुछ, लेकिन आप लोग अगर कुछ भी नहीं पढ़ के आएंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, अब आप लोग को ये जिम्मेदारी रही कि आप लोग को स्टेट ढूंढना है कि कायथा कौन से स्टेट में था। ठीक है, कायथा संस्कृति कहाँ थी, थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन इस हिसाब से आपको मिल जाएगा, थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे तो देख के बताइए। कायथा अब आपका मालवा, तो मालवा संस्कृति के बारे में कहा जाता है, ये तो आपका प्योरली एमपी में था। ठीक है, एमपी में था कायथा, एमपी। ठीक है, तो एमपी नाम बताया, मालवा संस्कृति और मालवा संस्कृति। ठीक है, तो एमपी में एक मालवा संस्कृति भी थी। तो मालवा संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि मुख्य स्थान एक प्रकार से, मुख्य स्थान इसका मालवा का ही एक प्रकार से, जो कायथा अभी मैंने बताया था, यही मालवा संस्कृति का एक स्थान आपका कायथा संस्कृति था। ठीक है, तो आपका मेन जो मालवा कायथा मिलता है वो एमपी में मिलता है, और किस संस्कृति के तहत है? ये भी अपने आप में एक मालवा संस्कृति के तहत है, लेकिन मालवा संस्कृति से कुछ भिन्न उसमें मिला था कायथा संस्कृति में, इसलिए उसको अलग किया गया। अब एक ही स्टेट में आपको कई संस्कृति भी देखने को मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि अगर एमपी जो है, आज के बेस पे हम लोग उसको एमपी बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश बोल रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि ताम्रपाषाण काल में वो एमपी ही रहा हो। ठीक है, और अगर एमपी रहा भी हो, अगर आज हम चिन्हित करते हैं कि वो एरिया एमपी में है, तो कहीं ना कहीं ये जरूरी भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक एमपी में एक ही संस्कृति होगा। एमपी में कई संस्कृति हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो उसमें मालवा संस्कृति आती है। तो मालवा संस्कृति में ही आपको देखने को मिलेगा कायथा, नगदा एवं नबदा टोली, तीन संस्कृति इसमें था। तो तीन संस्कृति था, नागदा व नवदा टोली। और लीजिए, और नवदा टोली। क्लियर है? एक मिनट रुक जाइए, स्टूडेंट जो है ना परेशान कर देते हैं कभी कभी। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कायथा, नगदा और नवदा टोली। तो मालवा संस्कृति में जो जगह मिला है वो कहा जाता है कायथा, नगदा, नवदा टोली। एक और स्थान है जो कहा जाता है कि जहां से मिला है माहेश्वर, माहेश्वर नाम है उसका, माहेश्वर, माहेश्वर। ठीक है,
तो माहेश्वर भी जगह मिला है। यहाँ से हम लोग को मालवा संस्कृति के कई प्रमाण मिले और ये मालवा संस्कृति जो कहा जाता है वो कहीं ना कहीं देखिएगा कि जो आहार संस्कृति की कुछ विशेषता जो है वो आहार संस्कृति की विशेषता आपको कुछ मालवा संस्कृति में भी देखने को मिलती है। जैसे अभी हम बात करेंगे कि नवदा टोली के बारे में। तो नवदा टोली के बारे में कहा गया कि एचडी संकालिया ने इस स्थल का उत्खनन किया था। तो नवदा टोली को एचडी संकालिया तो नवदा टोली जो एक प्रकार से मालवा संस्कृति के अंतर्गत था। तो इस स्थान का उत्खनन का जो कार्य किया था वो आपके एचडी संकालिया ने किया था। ठीक है। अब आपको अगर मैं बताऊं कि अगर नवदा टोली का एचडी संकालिया ने किया और अन्य स्थलों को अलग अलग लोगों ने किया, तो मालवा संस्कृति को अगर मैं बता रहा हूं आपको कि कहीं ना कहीं आहार संस्कृति से कुछ मिलता है, तो इसमें जो कलर यूज किया गया है बर्तन बनाने के लिए उस बेस पे ये कहा जाता है कि मालवा संस्कृति और आहार की जो संस्कृति राजस्थान की थी उसमें थोड़ा सिमिलरिटी मिलता है। ठीक है। तो इसमें देखिएगा मैंने आपको बताया था काले एवं लाल मृद भांड जो है वहां भी आपको राजस्थान वाला बनास या आहार संस्कृति जो बताया था उसमें बताया था। तो यहाँ भी आपको मालवा संस्कृति में काला तो नहीं मिलता है पर लाल जरूर मिलता है। तो इसमें जो मृद भांड मिला है, जो वेयर मिला है, तो वेयर की जो अपनी विशेषता है उसमें कहा तो इसमें जो विशेषता है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे आहार संस्कृति में काले एवं लाल मिलता है, यहाँ भी काले एवं लाल मिला है। ठीक है। तो इसकी भी एक प्रकार से बर्तन आप देखेंगे, वेयर देखेंगे तो काले एवं लाल, काले थोड़ा सा इसमें हालांकि फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि काला के साथ साथ हल्का गुलाबी, काला हल्का गुलाबी और लाल मृद भांड, मृद भांड मिला है। ठीक है। तो काला एवं लाल मृद भांड आपको मैंने कहा बताया था, आहार संस्कृति में, राजस्थान की आहार या बनास संस्कृति में। वही आपको मालवा संस्कृति में भी मिल रहा है, काला लाल मृद भांड। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या है, काला के साथ साथ हल्का गुलाबी और लाल मृद भांड मिला है। ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता एक और है कि अगर आप देखेंगे तो आपको जो ये कहा जाता है कि जो भी बर्तन मिला है इसकी इतनी बेस्ट पॉलिशिंग की गई है, इतना पॉलिश किया गया है कि इसका कहा जाता है कि मालवा संस्कृति की एक मुख्य विशेषता भी जो है आपकी पॉलिश वाली जो बर्तन मिला है वो भी एक प्रकार से उत्कृष्ट पॉलिश की जो है मृद भांड मिले हैं। ठीक है। पॉलिश वाले मृद भांड की उत्कृष्टता, पॉलिश वाले मृद भांड की उत्कृष्टता, तो पॉलिश वाले मृद भांड की उत्कृष्टता मतलब कि मालवा संस्कृति का अगर हम लोग स्टडी करें तो मालवा संस्कृति एक प्रकार से एमपी में है और एमपी में जो मालवा संस्कृति थी उस समय के जो लोग थे मालवा संस्कृति के लोग, उन्होंने कहा उनको वो जो जहां जहां पे रहते थे वो 4 इलाका था, कायथा, नगदा, नवदा टोली और माहेश्वर। इन 4 स्थानों से उनका प्रमाण मिला है, इसलिए इन चारों स्थानों का नाम बताया गया। इसमें जो यहाँ लोग रहते थे, जो बर्तन का इस्तेमाल करते थे, जिस बर्तन का इस्तेमाल करते थे उसमें कलर की जो विशेषता बताई गई, काले, हल्का गुलाबी और लाल मृद भांड। ठीक है। काले लाल मृद भांड के बेस पे ही आपको इस मालवा संस्कृति को राजस्थान की जो बनास या आहार संस्कृति थी
उसी के समकालीन, मतलब उसी के तर्ज पे उससे एक प्रकार से मिला जुला दिखा। अच्छा, तो लिख लीजिए, ये है पॉलिश वाले मृदभांड की उत्कृष्टता। ठीक है, क्लियर है। तो इस संस्कृति की अपनी विशेषता है। तो मालवा संस्कृति जो आपको मिला कायथा से, नगदा से, नवदा टोली से और माहेश्वर से, जिसमें कहा जाता है नवदा टोली की खोज जो है, उत्खनन जो है एचडी संकालिया ने किया था। और इस समय मालवा संस्कृति में रहने वाले लोगों ने जिस बर्तन का यूज किया था, उस बर्तन का कलर जो कहा गया वो कहीं न कहीं काला, हल्का गुलाबी एवं लाल मृदभांड के रूप में जाना गया। साथ में कहा जाता है कि मालवा संस्कृति के लोगों ने जो बर्तन इस्तेमाल किया था वो बेहद उत्कृष्ट, एकदम बेहद उत्कृष्ट और पॉलिश वाला था। मतलब कि पॉलिश करने में भी इन्होंने एक प्रकार से अपनी जो उत्कृष्टता है वो हासिल किया था। इनके बर्तन को देखा जाए तो वाकई में लगता है इतना चमकीला बर्तन है कि कैसे उन्होंने उसको एक प्रकार से चमकीला बनाया होगा, वो अपने आप में बड़ा आश्चर्य वाला विषय है। ठीक है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं काला, हल्का गुलाबी एवं लाल मृदभांड बनाया। बर्तन ही है, देखिए कोई भी संस्कृति के लोग यूज करते हैं अपने बर्तन तो अलग अलग तरीके के। जैसे अगर भारत के लोगों के बारे में कहा जाए तो भारत के लोगों के बारे में आप जो इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं थाली, तो जरूरी थोड़ी ना कि यूरोप में थाली इस्तेमाल होता होगा, वहां प्लेट इस्तेमाल होता होगा। हम लोग जो थाली यूज करते हैं किस चीज का यूज करते हैं? स्टील का ज्यादातर। कई जो पुराने मतलब जो है लोग वो आपको कांसे का जो होता है उसमें भी वो खाते हैं। तो सोने का आपको तो बहुत ज्यादा मिलेगा नहीं, चांदी का बर्तन तो मिलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं ज्यादातर जो आम बोला जाता है वो स्टील का। लेकिन स्टील का आप अगर वहां पे आप यूरोप में जाएं, अगर ब्रिटेन की कल्चर के बारे में बोले, तो ब्रिटेन की कल्चर के बारे में आपको बोले तो कहा जाए कि अगर वहां आप खोज लीजिए कि थाली, स्टील का थाली, तो क्या मिलेगा वहां? तो हर अपनी संस्कृति की अपनी पहचान होती है। वो कहीं ना कहीं जो बर्तन इस्तेमाल किया गया है उस बेस पे भी एक प्रकार से डिफाइन किया गया है अलग अलग संस्कृति। तो बर्तन और बर्तन के साथ साथ जो कलर कहा जाता है, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज किया गया अलग अलग संस्कृति में रहने वाले लोगों के द्वारा। तो उसी में आपका जैसे मालवा, इसके पहले मैंने आपको राजस्थान वाला बताया, तो राजस्थान वाला काला लाल मृदभांड। उसके बाद दूसरा जो बताया हार, तो वो अलग। मालवा संस्कृति बताया तो उसमें काला, हल्का गुलाबी और लाल मृदभांड। क्लियर है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा और कुछ प्राप्त हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमाण है जो हर जगह देखने को मिला नहीं अभी तक। एक अलग प्रमाण मिला है जो मालवा संस्कृति को एक अलग बनाता है अन्य संस्कृतियों से। उसमें है आपका उसमें जो कहा जाता है कि चरखा, चरखा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो चरखा, चरखा से क्या होता है बताइए? एवं तकलियों, एवं तकली, चरखा एवं तकली, चरखा एवं तकली की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है आपको? चरखा एवं तकली अगर मिला है कहीं जगह पे, तो इससे हम लोग क्या समझेंगे?
इससे हम क्या समझ सकते हैं बताइए? चरखा एवं तकली अगर प्राप्त हुआ है तो इसको हम लोग क्या समझेंगे? ये किस चीज का संकेत है? वीविंग मशीन का नाम सुना है ना? गांधी जी का चरखा तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो ये चरखा और तकली किस काम में आता है? आप लोग में से कोई बता सकता है? ये तो बहुत इजी सवाल है। हाँ बताइए, कोई आप लोगों में से कोई बताए? कपड़े की बुनाई होती थी, ठीक है, गुड। तो कताई एवं बुनाई का संकेत जो है कताई, व बुनाई का संकेत मिलता है, संकेत मिलता है, ठीक है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि अगर चरखा और तकली मिलता है कहीं पे तो बताइए सर, उस टाइम के लोग कपड़े बुनते थे उसका एविडेंस है? स्पिनिंग एंड वीविंग, जी वही तो बता रहा हूं आपको कि अब नवपाषाण काल से ये लोग निकल गए हैं और नवपाषाण से आकर के कौन से इसमें है? ताम्रपाषाण कालीन। तो ताम्रपाषाण कालीन में फर्स्ट जो कहा जाता है, हम लोग को साक्ष्य मिला है, वो कताई व बुनाई का जो एक चरखा एवं तकली मिला है, ठीक है। तो चरखा एवं तकली अगर मिला है तो इसका मतलब पता चला कि कहीं न कहीं मालवा संस्कृति के लोग जो हैं कपड़े बुनाई करना जानते थे और जो धागा की कताई होती है, मतलब धागा बनाना और फिर उसको कपड़ा बुनना, तो उसके बारे में कहीं न कहीं मालवा संस्कृति के लोगों को जानकारी हो चुकी थी, ठीक है। वो जान चुके थे, ये पता लग चुका था कि वाक़ई में चरखा एवं तकली के माध्यम से एक प्रकार से रस्सी धागा बनाया जा सकता है और धागे से फिर कपड़ा बनाया जा सकता है। तो उसी का प्रमाण हमें आपको मालवा संस्कृति में मिला है, ठीक है। क्लियर है? अभी मैं बताऊंगा कि सिर्फ आपको मालवा में नहीं बल्कि आप जोरवे संस्कृति के साथ अभी आगे पढ़ाऊंगा। तो जोरवे संस्कृति में आप देखिएगा तो कहा जाता है इनाम गांव निवासा एक ऐसा स्थान है जहां से मोटे रेशम कपड़ा का धागा जो है, मोटे रेशम का धागा भी मिला है। तो एमपी के मालवा संस्कृति में जब अगर मान के चलिए चरखा और तकली मिल रहा है और महाराष्ट्र के जोरवे में आपका पटसन का जो धागा मिल रहा है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि कहीं न कहीं कपड़ा बुनना वो जान चुके थे। कपड़ा बनाना, धागे बुनना और धागे बनाने के साथ-साथ कपड़ा बनाना जो है एक प्रकार से वो लोग जान चुके थे। ठीक है? क्लियर है? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मेन आपको मालवा संस्कृति के बारे में बता दिया कि मालवा संस्कृति में कई जगह मिले थे जो आपको मैंने बताया, जैसे कायथा, नगदा टोली, नगदा एवं नवदा टोली और एक और स्थान बताया। 4 स्थान अब इसी में बताया कि पॉलिश वाले मृदभांड की उत्कृष्टता जो है आपकी मालवा संस्कृति में, और जो मेन कलर यूज किया गया है तो काले, हल्के गुलाबी एवं लाल प्रकार का बर्तन एक प्रकार से बनाने का प्रयास किया गया था, जो इस कालीन मालवा संस्कृति की अपनी विशेषता है। साथ में कहा जाता है चरखा एवं तकली की प्राप्ति हुई है। इसका मतलब कि मालवा संस्कृति के लोग कपड़ा बुनना जान चुके थे और कपड़ा बना रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? इसीलिए मैंने कहा कताई एवं बुनाई का संकेत आपको चरखा एवं तकली से मिला है। बस यही था। इसके बाद आपका हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति मिटा दे रहा हूं।
अच्छा ये बताइए कि जोरवे कहाँ है? जोरवे का नाम सुना है? जोरवे का नाम सुना है? लिखवाया था ना उस दिन, भूल गए आप लोग? जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति। तो जोरवे संस्कृति के बारे में बताया था कि जोरवे संस्कृति आपका कहाँ है, बताइए। आप लोग नहीं बताएंगे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है पूजा, ठीक है अनमोल, थैंक यू। कम से कम कुछ याद है, ठीक है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। मनोरमा माही, मनोरमा, ठीक है, गुड गुड। तो आपका ये कहा जाता है कि जोरवे संस्कृति जो है वो महाराष्ट्र में था, ठीक है। और ये जो संस्कृति थी इसको कहा गया कि ग्रामीण संस्कृति के रूप में बताया गया, ग्रामीण संस्कृति। ग्रामीण संस्कृति कहा गया है, ठीक है। ये गांव मतलब जो होता है वो कहा जाता है कि जैसे कई जगह पे कई आपको सॉरी कई संस्कृति जो मिला है वो ज्यादातर संस्कृति कहा जाता है कि आपको जो जैसे आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहेंगे तो हड़प्पा सभ्यता कहीं ना कहीं नगरीय सभ्यता के, तो इसी प्रकार से आप जोरवे संस्कृति की अगर हम बात करें तो जोरवे संस्कृति के बारे में कहा गया ये ग्रामीण संस्कृति था, ठीक है। तो ग्रामीण संस्कृति, इसमें जो स्थल मिला है उसमें कहा गया निवासा, निवासा है, दिख रहा है, निवासा है, दैमाबाद है, दैमाबाद, निवासा, दैमाबाद, सोना गांव, सोना, सोचिए नया नया नाम मिल रहा है, सोना गांव, सोना गांव, प्रकाश, प्रकाश या प्रभास, कई जगह पे प्रकाश मिलता है, कई जगह पे प्रभास मिलता है। प्रकाश उधर दिख रहा है, ठीक है। प्रकाश के साथ साथ इनाम गांव, इनाम गांव, ठीक है। इनाम गांव एवं नासिक, ठीक है। तो जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आप देखिएगा, जोरवे संस्कृति एक प्रकार से महाराष्ट्र में है और ग्रामीण संस्कृति कहलाता है। ग्रामीण संस्कृति के साथ साथ जो मिला है वो निवासा, जोरवे संस्कृति का जो स्थान है जहां जहां इस संस्कृति की प्रतिनिधित्व करने वाली जो सामान मिली है, वस्तुएं मिली है, उसको निर्धारित किया गया है। तो कहा जाता है निवासा महाराष्ट्र का, दैमाबाद, सोना गांव, प्रकाश, इनाम गांव एवं नासिक। नासिक, नासिक का तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, नासिक। तो ये नासिक भी कहीं ना कहीं जोरवे संस्कृति का हिस्सा था, ठीक है। दैमाबाद को यहां तक कहा जाता है, ये जो दैमाबाद है, नीचे लिखूंगा तो फिर दिक्कत होगी, चलिए थोड़ा सा ऊपर करता हूं।
दहमाबाद में कहा गया कि जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल जो था कोई, तो वो दहमाबाद का इलाका था। तो दहमाबाद का इलाका था, तो दहमाबाद का कहा जाता है, दहमाबाद जोरवे संस्कृति में सबसे बड़ा स्थान था। साथ में तांबे की उपलब्धता के लिए दहमाबाद जो है वो फेमस था। तो लिख लीजिए दहमाबाद सबसे बड़ा स्थल, ठीक है, सबसे बड़ा स्थल दहमाबाद जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल था। साथ ही कहा जाता है कि दहमाबाद जो है तांबे की उपलब्धता के लिए बहुत फेमस था। तांबे की उपलब्धता के लिए। प्रसिद्ध था, ठीक है, तांबे की उपलब्धता के लिए ये दहमाबाद प्रसिद्ध था। जो किस संस्कृति में था? जोरवे संस्कृति में। तो एक बताया आपको मैंने, कहा कि जो आप देखिएगा महा ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में, तो एक मैंने जो बताया था राजस्थान में कि खेतड़ी अंचल, तो खेतड़ी अंचल जो इलाका था, तो खेतड़ी अंचल में आपका कहीं ना कहीं तांबे का खान था। उसी प्रकार से दहमाबाद भी जोरवे संस्कृति का, जो कि महाराष्ट्र में था, तो दहमाबाद भी कहा जाता है कि एक तो जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल था, और दूसरा तांबे के लिए काफी फेमस स्थल जो है, जैसे राजस्थान का खेतड़ी था वैसे ही महाराष्ट्र में दहमाबाद, जो आपको तांबे के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, तांबे के लिए प्रसिद्ध था। यहां से कहा जाता है कि तांबे से निर्मित जो है वो रथ चलाते हुए बता रहा हूं आपको, रथ चलाते हुए मानव, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ये लोग उन्नत होंगे, कितना आगे बढ़ गए हैं कि रथ बना रहे हैं। वो जैसे आदमी चला रहा है रथ को, वो पूरा रथ जो है आदमी के द्वारा चलाते हुए, वो किस चीज का बनाया गया? वो तांबे का बनाया गया, ठीक है। तो आप पत्थर वाले जमाना से निकल गए ये लोग, अब पत्थर वाले जमाना से निकल करके अब कॉपर वाली जो एज है, कॉपर एज, अब उसमें आ गए, ठीक है। तो ये कहा जाता है दहमाबाद से ही तांबे की मनुष्य मिला है। अगर आपको देखना है तो बताइए, मैं दिखा देता हूँ, शायद मिल जाए तो देख लीजिएगा। तो ये लिख लीजिए, तांबे की, दहमाबाद से जो है तांबे की रथ चलाता मनुष्य मिला है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो बुल होता है, बुल, सांड, बुल भी मिला है, वो भी एक प्रकार से तांबे का है। गैंडा व हाथी, एलिफेंट, हाथी भी जो है, हाथी भी तांबे का बना मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से दहमाबाद बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, तांबे का मिला है।
तो ये देखिए, वही बता रहा हूं मैं कि जोरवे संस्कृति जो है वो फेमस तो है, लेकिन जोरवे संस्कृति एक अलग कल्चर मिल रहा है इसलिए क्योंकि तांबे का औजार न सिर्फ बनाया उन्होंने, तांबे के औजार के साथ साथ बहुत सारी वस्तुओं जो है वो तांबे का बनाया। तो इसमें कहा जाता है कि दैमाबाद जैसे राजस्थान का खेतड़ी अंचल था वो तांबे के लिए फेमस, वैसे ही महाराष्ट्र का जोरवे संस्कृति के अंतर्गत दैमाबाद भी जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल था। और दैमाबाद से तांबे की रथ चलाता हुआ मनुष्य जो है वो मिला है, साथ में सांड और गैंडा के साथ साथ हाथी भी जो है वो तांबे का बना हुआ मिला है। मतलब कि वो एक तांबे को गला करके और उसको एक शेप दे रहे हैं, और शेप भी कैसा, रथ चलाता हुआ मनुष्य। अब सोचिए कि अगर रथ चलाता हुआ मनुष्य बनाना है तो इतना आसान तो बनाना नहीं होगा, कम से कम काफी उसमें दिमाग लगा होगा। पहले तो उसको गलाना, गला करके हो सकता है कि वो साँचा वगैरह बनाए हो, साँचा वगैरह में डाल करके ढालना, तो साँचे बनाने में भी कम से कम मेहनत तो लगा होगा। और नहीं तो अगर डायरेक्ट भी अगर बनाते होंगे तब भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इसमें, कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से अगर मनुष्य कैसे रथ चलाता है नहीं चलाता है वो सारी चीज को ध्यान में रखते हुए, और किसी मिट्टी से ना बना करके वो किसी से बना रहे हैं, सीधे तांबे की बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सब देख लीजिए, ये जोरवे संस्कृति की ही विशेषता है। उसी के साथ साथ सांड, गंडा और तांबे का जो है हाथी भी मिला है। तो मैं एक बार प्रयास करता हूँ कि शायद आपको दिखाऊं, अगर कुछ मिलता है तो। एक मिनट। बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या आप? हाँ मृत्युंजय जी बताइए। जी मृत्युंजय जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कुछ बोलना सर चाह रहे हैं आप? हाँ मैं भेजे थे, क्लियर आया था कि नहीं? हाँ वो मैप क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं था, कोई इशू ठीक नहीं था। है। हाँ कोई इशू नहीं है उसमें। ये मिल गया दैमाबाद। ये दिख रहा होगा, सॉरी। ये दिख रहा है, ये दैमाबाद से मिला है। ठीक है, ये आपको दैमाबाद से ही मिला है, ये रथ चलाता हुआ मनुष्य।
क्लियर है? दिख रहा है कि देखिए कैसे बना हुआ है आदमी का पूरा, और ये किस चीज का बना है? पूरा आपका तांबे का बना हुआ है। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने? और देखता हूँ शायद ये देखिए, एक अपलोड किया हुआ है, एक अपलोड तो है यहाँ। ये देखिए, ये आपका दहमाबाद से मिला है, ये है आपका। दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है कि कैसे ये जो है ना फोटो जो लिया गया है वो आपका मान के चलिए म्यूजियम से लिया हुआ है, क्योंकि म्यूजियम में आपको इतना क्लियर वे में आपको रख करके जो है वो दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये म्यूजियम का है, तो दहमाबाद के म्यूजियम से लिया गया होगा। तो ये आपको क्लियर दिख रहा है? हो गया? तो अब वापस लौट जाइए। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने कि कैसा था। जोरवे संस्कृति में जो दहमाबाद से एक प्रकार से तांबे का रथ चलाता हुआ मनुष्य मिल गया है, और बोले जो सांड गैंडा हाथी का जो है वो भी तांबे से बना हुआ मिला है। ठीक है, नेवासा में इसी में कहा जाता है कि जोरवे संस्कृति में ये जो दहमाबाद था वो तो कहीं ना कहीं तांबे की वस्तुओं पे फेमस होता ही, इसके बाद नेवासा भी जो है वो भी जोरवे संस्कृति में काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जोरवे संस्कृति में जो नेवासा मिला है वहीं से हम लोग को मोटे रेशम का धागा का प्रमाण भी जो है आपको नेवासा से ही मिला। ठीक है, तो लिख लीजिए उसके बारे में। नेवासा, नेवासा से हम लोग मोटे रेशम का धागा, मोटे रेशम का धागा मिला है। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे आपका मालवा संस्कृति में कताई एवं बुनाई का जो चरखा मिला था वो क्लियर है उससे, कि मतलब कि उस टाइम के लोग अब ये जान चुके थे कि कहीं ना कहीं कपड़ा कैसे एक प्रकार से धागा बुना जाए और कपड़ा बनाया जाए। तो इसका परिचय हम लोग को मालवा संस्कृति में भी मिला था। अब दूसरा जोरवे संस्कृति है, उससे भी अब प्रमाणित हो रहा है कि मोटे रेशम का धागा मिल रहा है अगर उस टाइम का नेवासा से, तो इसका मतलब क्लियर है कि अब ताम्रपाषाण काल के लोग जो है वो कपड़े बनाना भी जानते थे, और एक प्रकार से धागा बनाना भी जानते थे और कपड़ा बुनना भी जान चुके थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने जो नवपाषाण काल में पढ़ा था कि मनुष्य ने सिर्फ एक प्रकार से कहा जाता है कि कृषि की शुरुआत किया। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत के साथ साथ पशुपालन मुख्य एक प्रकार से व्यवसायी पशुपालन को अपना मुख्य व्यवसाय बनाया या मुख्य रूप से पशुपालन किया। उसके साथ साथ उन्होंने स्थिर जीवन जिया। लेकिन ताम्रपाषाण काल के लोग उनसे भी एक कदम आगे बढ़ करके जो जीवन में उनकी स्थिरता आई थी
उसी स्थिरता का प्रमाण कहीं न कहीं परिणाम था कि वो अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो कृषि कार्य तक नहीं सीमित रहे, बल्कि दूसरे एक्टिविटी भी करने लगे, जिसमें आपको राजस्थान के खेतड़ी अंचल से तांबे निकालना और तांबा निकाल करके उसका हथियार बनाना, औजार बनाना या विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाना, जिसमें आपको दहमाबाद में भी मिला तांबे की वस्तुएं। साथ में नेवासा से अगर रेशम का तो मतलब कि कपड़ा बनाना भी वो अब धीरे-धीरे जान चुके थे। मतलब कि मनुष्य का लगातार जो आपको डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट इन सब सिस्टम से आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे हम लोगों ने जो देखा था लोअर पैलियोलिथिक एज में कि जो मानव जो एक प्रकार से कपी कहा जाता है, कपी या वानर, वो वानर कहीं ना कहीं जंगल में था और जंगल से निकल करके वो आता है होमो हैबिलस और आता है जंगल से निकल करके, तो फिर वो अपने हाथ से सिर्फ एक औजार का इस्तेमाल करता है। फिर वो धीरे धीरे होमो हैबिलस के बाद आपका होमो इरेक्टस जो चलना शुरू करता है, चलने के बाद फिर होमो इरेक्टस का आप देखिएगा चलने के बाद वो पूरा घूमना शुरू कर देता है। उसी के बाद होमो हैबिलस के बाद होमो सेपियंस आया। होमो सेपियंस में भी आपको क्या देखने को मिला कि होमो सेपियंस में भी आपको कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि का इस्तेमाल अलग अलग प्रकार के औजार बनाने में। होमो सेपियंस सेपियंस जिसको आधुनिक मानव कहा जाता है, जो आज के मानव तो आज के मानव बहुत सारी चीज जानते हैं, कृषि करना, कृषि करने के साथ साथ उद्योग और भी जो कार्य होते हैं वो सब जानता है। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का निर्माण जैसे हम लोग आज बात कर रहे हैं, तो ये कौन निर्माण किया? ये आधुनिक मानव नहीं किया है। तभी आप बैठे हैं दूर, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तब भी हम लोग एक साथ मिलकर के पढ़ाई भी कर ले रहे हैं। दोनों चीजें तो कहीं ना कहीं आधुनिक मानव के द्वारा। तो ये मानव का विकास ही है जो आपको अलग अलग क्रम में दिख रहा है। इसी क्रम को समझने के लिए अलग अलग काल को बांटा गया है। उस काल में मैंने आपको जैसे पढ़ाया प्राग ऐतिहासिक काल, तो प्राग ऐतिहासिक काल में लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, और नियोलिथिक के बाद फिर वो कैलकोलिथिक एज जो आपका ताम्रपाषाण कालीन है। अब ताम्रपाषाण कालीन में मैंने बताया कि राजस्थान का हाड़ संस्कृति, बनास संस्कृति, मालवा का संस्कृति, मालवा कायथा संस्कृति, उसके साथ साथ जोरवे संस्कृति। तो जोरवे संस्कृति में हम लोगों ने देखा कि कैसे मानव जो है अब सिर्फ पत्थर का औजार नहीं बना रहा है, बल्कि पत्थर का हार बनाने के साथ साथ अब वो तांबे का भी इस्तेमाल या जो कहा जाता है मेटल्स का यूज जो है वो करने लगा। तो इसी में आपको ये भी कहा जाता है कि तांबे का सबसे फर्स्ट टाइम अगर कोई यूज किया था तो वो ताम्रपाषाण कालीन लोगों ने ही किया था। ठीक है, और वो तांबे का प्रयोग विभिन्न तरीकों से प्रयोग करके उन्होंने अलग अलग वस्तुओं को बनाने में एक प्रकार से एक अलग अलग वस्तुओं को बना रहे थे वो तांबे का यूज करके। उसी में आपको कहा जाता है कि न सिर्फ तांबे का वस्तुएं बल्कि आपको कटाई बुनाई का भी काम जो है, वो कपड़े बनाने का भी काम, कि धागा कैसे बनेगा, धागा से पटसन से धागा कैसे बनेगा, और उस धागा से जो हम लोग आज ये सब कपड़े पहन रहे हैं, आप लोग जो पहन रहे हैं, वो उन्हीं का देन है। तो ताम्रपाषाण काल में जो लोग थे उन्होंने ही धागा, नहीं तो आज भी हम लोग क्या कर रहे होते, चमड़े का जो उसके पहले का आपने पढ़ा ही है कि चमड़े की जो एक प्रकार से कही जाती है कि चमड़े की जो पशु हैं उनके चमड़ों को कपड़ा के रूप में बना करके उसको पहनते थे। तो आज भी हम लोग वही पहनते हैं, लेकिन ये ताम्रपाषाण कालीन लोग ही हैं जो कहीं ना कहीं पटसन से धागा बना रहे हैं, धागा बना करके वो कपड़ा बना रहे हैं। तो आज पढ़ना आसान है, लेकिन उस टाइम में उनके लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा। अगर ताम्रपाषाण के पहले के लोगों को देखिएगा तो कपड़ा नहीं पहनते थे, जानते ही नहीं थे कि बुनते कैसे हैं, तो कपड़ा कैसे बनाते। तो जब कपड़ा नहीं बनाएंगे तो कपड़ा का नाम ही निशान नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये ताम्रपाषाण काल में ही ये संभव होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रमाण जो है एक मालवा संस्कृति से हम लोग को चरखा का मिला, कताई का मिला, और दूसरा आपका जोरवे संस्कृति में नेवासा में मोटे रेशम का धागा मिला। ठीक है, अब इसमें लास्ट आपका है जो बर्तन मिला है वो कहा जाता है
कि टोटीदार बर्तन मिला है, टोटीदार बर्तन मिला है, जो आपका जोरवे संस्कृति का बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जो कहा जाता है कि ये एक प्रकार से बहुत अलग किस्म का बर्तन था। जैसे टोटी वाला बर्तन आप लोगों ने नहीं देखा, ऐसे अगर बर्तन है कोई बना हुआ, तो इसमें एक टोटी निकाल दिया जिससे पानी निकालना है, ठीक है। तो पानी निकालने के लिए तो टोटीदार बर्तन के लिए बोला गया कि कहीं ना कहीं ये टोटीदार बर्तन जो है वो आपका जोरवी संस्कृति में ही आपको देखने को मिला है। नेवासा के बारे में ही कहा जाता है कि नेवासा में या जोरवे संस्कृति में जो है वो टोटीदार बर्तन मिला है। ये टोटीदार बर्तन की विशेषता जोरवे संस्कृति की विशेषता है, ठीक है। तो जोरवे संस्कृति के बारे में मैंने बताया कि कहीं ना कहीं आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है टोटीदार बर्तन से कि टोटीदार बर्तन कौन से संस्कृति की विशेषता है, तो उसमें 4-5 दे देगा आपको, आहार बनास दे देगा, मालवा दे दिया, कायथा दे दिया, जोरवे दे दिया, दैमाबाद दे दिया या नेवासा। तो जोरवे, दैमाबाद या नेवासा, ये तो पूरा संस्कृति किसका हो जाएगा, टोटीदार बर्तन का। हो सकता है कि ये भी पूछ दे कि मोटे रेशम का धागा कौन सी, पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है। तो मोटे रेशम का धागा कौन सी संस्कृति में हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, कहाँ मिला है, कौन सी संस्कृति में मिला है, तो जोरवे संस्कृति में। आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि चरखे एवं कताई का मिला है, तो वो कहाँ मिला है, जोरवे संस्कृति से मिला है या मालवा से। तो आपको क्लियर है कि वो मालवा से मिला है। मालवा से चरखे एवं कताई की मशीन मिली है, जबकि मोटे रेशम का धागा आपको मूलतः नेवासा से जोरवे संस्कृति से मिला है। तो जोरवे संस्कृति के बारे में बता दिया। कितना टाइम हो गया, 8 हो गया, तो क्रॉस कर गया आज टाइम, सॉरी। तो ये जोरवे संस्कृति के बारे में, तो कहीं ना कहीं जोरवे संस्कृति के बारे में विशेषता बता दिया कि कई जगह पे मिला था। महाराष्ट्र में नेवासा, दैमाबाद, सोनागांव, प्रकाश, इनाम गांव और एवं नासिक किसके जोरवे संस्कृति का स्थल था। उसमें भी बताया कि दैमाबाद जो है तांबे के लिए फेमस था, और तांबे की फेमस था इसलिए वहां से आपको रथ चलाता हुआ मनुष्य मिला है, गेंडा मिला है, हाथी मिला है। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको नेवासा दूसरा स्थल है जहां से मोटे धागे का प्रमाण मिला है और टोटीदार बर्तन मिला है। तो ये 3 चीज आपका जोरवे संस्कृति के लिए फेमस था। तो आज की क्लास यहीं तक, चूंकि हमारी क्लास एक 8:30 बजे है, तो फिर उस क्लास में भी दिक्कत होगी, और आप लोगों ने बोल रखा है कि 8 बजे तक, तो 8 बजे तक ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल से आपको इतना दिक्कत नहीं होगा। स्टार्टिंग में आज थोड़ा सा समय लगा, चूंकि सेटअप कल हुआ है, पूरी क्लास सेटअप के कारण ही ये कैसे सेटअप होता, तो नई जगह पे पूरा एकदम सेटअप हुआ है क्लास। वो जो बार बार आप लोग को हाँ सामना करना पड़ता था, अब वो नहीं होगा, अब वो क्लियर है, ठीक है। तो उसी की वजह से थोड़ा सा टाइम लगा आज, लेकिन कल से आपका कोई वैसा इशू नहीं होगा, कल से क्लियर रहेगा। ये जो आपका आ रहा है, अच्छा अभी भी आ रहा है क्या, ये लाइनिंग अभी भी आ रही है क्या, बताएंगे आप लोग। आपकी वीडियो में अभी भी लाइनिंग आ रही है क्या, स्क्रीन थोड़ा 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 मतलब फ्लैक्चुएट कर रहा है क्या, ऐसा आप लोग को मिल रहा है। क्लियर है, दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है ना, कोई इश्यू तो नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, कल मैं देखता हूँ, प्रयास करता हूँ, ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे। अच्छा अनमोल भंड नहीं, नहीं, अच्छा नहीं आ रहा है आपका क्लियर आ रहा है, तो हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं देखूंगा, कल प्रयास करूंगा कि कोई ऐसा इशू ना हो जाए, ठीक है। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे। कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है आप लोग का।
ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्लास फिनिश करते हैं, अब हम लोग कल मिलेंगे।